गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू अपनी पाठशाला 007। तो साथियों, आज हम क्लास 8th की हिस्ट्री करेंगे। चैप्टर सेकंड, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। इसके बहुत सारे टॉपिक हम साथियों डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। जिन बच्चों ने इसकी ओल्ड वीडियोस नहीं देखी, पिछली वीडियोस नहीं देखी इस चैप्टर की, वो प्लेलिस्ट में जाकर भी पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलो आज का जो टॉपिक है कंपनी का फैलता शासन, उसको डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट है कि 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती है। तो आपने देखा होगा कि 1757 में प्लासी के युद्ध से लेकर जो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम होता है, ठीक है, तब तक जो पावर रहती है वो ईस्ट इंडिया के पास रहती है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पावर आती कब है? 1757 में, प्लासी के युद्ध के बाद। और कंपनी के हाथ से पावर जाती कब है? 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम होता है ना, उसमें जो पावर है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से चली जाती है। और किसके पास आ जाती है? इंग्लैंड की महारानी के पास सीधा वो पावर ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, तो कंपनी का भारत पर जो रूल था वो 1757 से लेकर 1857 तक था। ठीक है, और फिर 1857 से लेकर 1947 तक जो इंग्लैंड की महारानी थी उनके हाथ में कंट्रोल रहता है इंडिया का। ठीक है, तो अब समझने वाली बात यह है कि जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पावर रही, उन्होंने किसी भी अनजान इलाके में डायरेक्ट मिलिट्री अटैक नहीं किया, सैनिक हमला नहीं किया। ठीक है, और उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले क्या क्या करते थे? वो पहले तो वो कोशिश करते थे कि हम उनको मना ले, उस रियासत के राजा को मना ले किसी भी तरीके से, चाहे वो राजनीतिक तरीका हो, चाहे वो आर्थिक तरीका हो, चाहे वो कूटनीतिक तरीका हो। ठीक है, तो सभी साधनों का उपयोग करके हम किसी तरह उस राजा को मना लें। युद्ध को हमेशा लास्ट ऑप्शन रखा जाता है हर बार। ठीक है, तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भी युद्ध को लास्ट ऑप्शन लेकर चल रही थी। पहले वो कुछ लालच देकर देखते थे कि कुछ लालच दिया जाए राजा को, ताकि वो अपनी रियासत को हमारे साथ मिला ले। ठीक है, या उसको ऐसा लालच दिया जाता था कि हम आपको गिफ्ट्स देंगे, पैसे देंगे, है ना। तो कोई भी तरीका अंग्रेज छोड़ना नहीं चाहते थे युद्ध को छोड़ के। युद्ध उन्होंने लास्ट ऑप्शन रखा था। वो युद्ध के अलावा सारे ऑप्शन को यूटिलाइज करते थे किसी भी रियासत का अधिग्रहण करने से पहले। ठीक है, तो जब बक्सर का युद्ध होता है 1764 में, तो बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय रियासतों में अपना एक रेजिडेंट नियुक्त कर दिया था। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है कि कौन से युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय रियासतों में अपना रेजिडेंट नियुक्त करना शुरू कर दिया था? बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद। ठीक है, अब हम इसका रोल पढ़ते हैं कि जो रेजिडेंट नियुक्त करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, उसका रोल क्या होता था? ठीक है, उसका रोल ये होता था कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स और राजा के बीच में एक मिडिल मैन होता था। ठीक है, अगर राजा को अपनी कोई बात पहुंचानी है ईस्ट इंडिया कंपनी तक तो वो इस रेजिडेंट के थ्रू पहुंचाएगा। और अगर ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स ने कुछ करवाना होता था राजा से, तो वो अपना मैसेंजर किसको यूज करते थे? अपना मिडलमैन किसको यूज करते थे? इस रेजिडेंट को। ठीक है, तो रेजिडेंट दोनों राजाओं और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक बीच में कड़ी का काम कर रहा था। ठीक है, एक मिडलमैन का काम कर रहा था बीच में। बट अंग्रेज तो अंग्रेज है, उनको दूसरों से क्या मतलब, वो अपना बेनिफिट ज्यादा उठाते थे। ठीक है, कैसे उठाते थे? ये कंपनी के राजनीतिक या व्यवसायिक प्रतिनिधि होते थे।
तो जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स ने अपने मैसेज देने होते थे राजा को, ठीक है, या कोई भी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज या व्यापारिक मैटर्स होते थे, वो सारे किसके थ्रू डील होते थे? कि इस रेजिडेंट के थ्रू डील होते थे, ठीक है। और यही रेजिडेंट राजा के सामने वो बात रखता था ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स की। और मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता था रेजिडेंट का? उसका काम होता था कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लग गए थे, ठीक है। तो होता क्या था एक्चुअल में कि एक तरफ से उनका जासूस बन के ही बैठा हुआ था, जो रेजिडेंट था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का जासूस ही बन के वहां बैठा हुआ था। तो वो सारे जो भी गतिविधियां उस राजा के रियासत में हो रही है, वो सारी एक्टिविटीज को ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स को बताता था, ठीक है। और जिसकी वजह से अगर ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स को लगता था कि वहाँ रियासत में जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे फेवर में नहीं है, तो वो कुछ ऐसा करते थे कि जो उस रियासत में जो कंडीशन है वो उनके फेवर की हो जाए, ठीक है। जैसे आज के टाइम में अमेरिका करता है। अमेरिका किसी भी कंट्री को अपने हक में करने के लिए, देखो, कुछ भी हथकंडे अपनाने के लिए आज तैयार है वो। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ये तक डिसाइड करने लगी थी कि किसी भी रियासत में अगर कोई राजा को हम हटाएंगे तो नेक्स्ट राजा किसको बनाएंगे, ठीक है, किसको बिठाया जाएगा। और ऑब्वियसली वो उसको राजा बनाते थे जो इन्हें लगता था कि ये हमारे लिए पॉलिसीज बनाएगा, हमारे फेवर में पॉलिसीज बनाएगा और हमारे साथ व्यापार करेगा और हमारे ही कहने पे चलेगा, ठीक है। तो एक पपेट रूलर ये चाहते थे कि हम बिठाएं गद्दी पे। और ऐसा ही आज के टाइम में अमेरिका करता है। वो चाहता है कि कोई भी कंट्री में कोई भी उस कंट्री का हेड बने, प्राइम मिनिस्टर बने, प्रेसिडेंट बने, तो वो अमेरिका के फेवर में हो, वो अमेरिका के बेनिफिट्स के लिए मोस्टली पॉलिसीज बनाए, ठीक है। अगर कोई अमेरिका के खिलाफ जाता है तो आप देख सकते हो फिर किसी ना किसी तरीके से वहां डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है फिर अमेरिका। नेक्स्ट पॉइंट है कि कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी थी, ठीक है। जैसा कि हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं कि अंग्रेज कभी भी डायरेक्ट अटैक नहीं करते थे किसी भी रियासत पे, ठीक है। तो उन्होंने युद्ध को लास्ट ऑप्शन रखा था। युद्ध से पहले वो क्या करते थे कि बहुत सारे हथकंडे अपनाते थे जिससे कि वो रियासत का राजा मान जाए। और उसी में से एक थी सहायक संधि। सहायक संधि में क्या होता था कि जो रियासत, बहुत सारी रियासत को ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफर देती थी या गवर्नर ऑफर देते थे कि आप हमारे साथ मिल जाओ, दोस्ती का हाथ बढ़ा लो, हमारे दोस्त बन जाओ, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, हम अपनी आर्मी देंगे। हमारी आर्मी मॉडर्न है इस टाइम, ठीक है, मॉडर्नाइज आर्मी है हमारी। तो बहुत सारा उनको मतलब एक तरफ से बहकाया जाता था राजाओं को, ठीक है। राजाओं को भी ऐसा लगता था कि हाँ, अगर मेरे पास एक मॉडर्नाइज्ड आर्मी आ जाती है तो मैं अपने दुश्मनों पे भी हैवी हो जाऊंगा, दुश्मनों पे भी भारी पड़ूंगा। बट उनको रियासतों के राजाओं को ये नहीं समझ आ रहा था कि अंग्रेज जो अपनी आर्मी दे रहे हैं हमें प्रोटेक्शन के लिए, अंग्रेज उसी आर्मी को यूज करके उनका तख्ता पलट भी कर सकते हैं, ठीक है, उनको मरवा भी सकते हैं। बट फिर भी अंग्रेज इस सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस को एग्जीक्यूट करने में, इम्प्लीमेंट करने में कामयाब होते हैं और बहुत सारी रियासतें इस संधि को मानने के लिए राजी हो जाती है, ठीक है। और जो भी रियासत इस संधि को मान लेती थी तो उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का कोई अधिकार नहीं था। उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और सहायक सेना के रख रखाव के लिए वो कंपनी को पैसे देती थी। जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी जो मिलिट्री प्रोटेक्शन देती थी रियासतों को, तो उसकी एवज में वो उनसे पैसे लेती थी, रियासतों के राजाओं से पैसे लेती थी कि आप हमें पैसे दो जो हम आपको मिलिट्री प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो अगर कोई भारतीय शासक गलती से ये पैसे देने से रह जाता था
तो उससे उसका इलाका कब्जा लिया जाता था, या उसके इलाके पे अंग्रेज ऑफिसर कब्जा कर लेते थे। ठीक है, इसका मैं एग्जांपल देता हूं आपको। जब रिचर्ड वेलेज़ली गवर्नर जनरल था 1798 से 1805 तक, उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपना पड़ा। ठीक है, क्यों सौंपना पड़ा? क्योंकि नवाब ने जो सहायक सेना ली थी, अंग्रेजों से मिलिट्री ली थी, तो वो उस मिलिट्री के जो पैसे देने होते थे, तो वो पैसे देने से चूक गया था। इसी आधार पर उसका जो इलाका है उस पर अंग्रेज कब्जा कर लेते हैं। इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए थे अंग्रेजों ने। ठीक है साथियों,